डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के इम्यून सिस्टम का लास्ट वीडियो लेक्चर, लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब सीधे इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। यानी कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं हमारे आपके बॉडी में, उसी पे पूरा ये वीडियो लेक्चर है। कहा जाता है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग घूमने कहीं निकले, ठीक है, और कहीं भी घूमने निकले, किसी मान लीजिए कि हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में गए और वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे मतलब हम घूमते घूमते मेरे नाक में कोई, ठीक है, पॉलन ग्रेन आ गया, और पॉलन ग्रेन जब हमारे नाक में आ गया तो उसकी वजह से, ठीक है, हमारे बॉडी पे पूरा रेडनेस आ गया, पूरी रेडनेस आ गई, स्वेलिंग आ गई, ठीक है, ईचिंग आ गई, रनिंग नोज आ गया, रनिंग आईज आ गई, ठीक है, स्नीजिंग आ गई। ये सब अचानक से आ गया मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर में, ठीक है। तो कहता है कि ये सारा जो सिम्टम आया अचानक से आया, ठीक है, और किसी मतलब वजह से आया। जैसे मान लीजिए कि पार्थेनियम एक ग्रास होता है, ठीक है, उसके कोई पॉलेंस आ गए, कोई दूसरे मतलब प्लांट थे उसके, मान लो कोई ग्रास थे उसके पॉलन, मतलब उसके कुछ मतलब आ गए, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स वगैरह, कोई प्लांट था उसके पॉलन ग्रेन आ गए, कुछ भी आ गए, और उसके कारण ये इरिटेशन हो। या मान लो कि किसी घास से हम लोग टच में आ गए, कहीं घास पे सोए हुए थे वो टच में आ गए, ये सब इम्यून डिसऑर्डर है। एक्चुअल में इम्यून डिसऑर्डर के दो मतलब ग्रुप है, इम्यून डिसऑर्डर के दो ग्रुप है। एक है एलर्जिक रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस, और एक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। तो पहले हम लोग एलर्जिक जो रिएक्शन है उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी, किसी भी चीज के लिए, ठीक है, किसी भी चीज के लिए हाइपर सेंसिटिवनेस एक टर्म है, हाइपर सेंसिटिवनेस, ये एक टर्मिनोलॉजी है। ये होता क्या है? जिसे मान लीजिए कि आपको बॉयल एग अच्छे नहीं लग रहे हैं, बॉयल एग में येलो पार्ट आपको अच्छा लगता हो, व्हाइट पार्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, सपोज नहीं अच्छा लग रहा हो, और आपको धोखे से, या मान लो कि कहीं मजबूरी में खाना पड़ जाए, तो क्या होगा मालूम है? उसके प्रति आपका बॉडी पहले से क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और ज्यादा सेंसिटिव, मतलब सेंसिटिव तो है, जो ही आपके बॉडी में गया आपके बॉडी में कुछ एंटीबॉडी जनरेट होने लगे। बट उसका एक दूसरा पहलू है, ये जो हाइपर सेंसिटिवनेस होता है ना, इसके कारण आपके बॉडी का, ठीक है, एक सेल बहुत तगड़े ढंग से स्टिमुलेट हो जाता है। उस सेल का नाम है मास्ट सेल। यू नो, मास्ट सेल इज ए कंपोनेंट सेल ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का एक कंपोनेंट है, एरियोलर टिश्यू का एक कंस्टिट्यूएंट सेल है। हम आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको मैंने पढ़ा रखा है कि एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन, which can jointed, ठीक है, skin to muscles just like adipose tissue। बट ये एरियोलर टिश्यू जो है, इसके अंदर 3 तरह के सेल होते हैं, ठीक है, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेज और हिस्टियोसाइट्स, और फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल व्हाइट फाइबर, कोलेजिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, येलो फाइबर को बनाता है। जो मैक्रोफेजेस और हिस्टियोसाइट्स, दीज आर फेगोसाइटिक सेल, ठीक है, दीज आर फेगोसाइटिक सेल। कहता है इसी फेगोसाइटिक सेल पे तो सबसे पहले अटैक करता है एचआईवी, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एचआईवी फैक्ट्री ऑफ द सेल। यहीं पे एचआईवी अपनी पहले मल्टीप्लिकेशन बढ़ाता है, और कहता है मास्ट सेल, मास्ट सेल में ER लगा दीजिए तो मास्टर सेल हो जाएगा। ये सही में मास्टर है। कहता है जो ही हाइपर सेंसिटिवनेस के कारण एलर्जिक रिस्पॉन्स शुरू होता है बॉडी में,
सबसे पहले मास्ट सेल हाइपर एक्टिव हो जाता है। और अगर मास्ट सेल हाइपर एक्टिव हो गया तो वहां से 3 केमिकल निकलते हैं। आपको बता दूं 3 केमिकल निकलते हैं, सीरोटोनिन, हिपेरिन और हिस्टामिन। उसमें एलर्जिक रिएक्शन जब होती है, जब हाइपर सेंसिटिवनेस का केस होता है, एलर्जेंस हमारे बॉडी में आता है। और एलर्जेंस कुछ भी हो सकता है। पॉलन ग्रेन कैन एक्ट एज एलर्जेंस, ओके। लीव्स के सरफेस पे जो केमिकल्स होते हैं, जो क्यूटिकुलर केमिकल्स होते हैं, वो एज ए एलर्जेंस कॉज कर सकते हैं। व्हाइट पार्ट ऑफ एग एलर्जेंस के रूप में आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी तरह का कार्बन मोनोऑक्साइड एलर्जेंस के रूप में आ सकते हैं। कोई भी तरह का इन्वायरमेंटल एजेंट एलर्जेंस के रूप में आ सकता है हमारे बॉडी के अंदर। और एलर्जेंस इज नथिंग, पहले मैंने आपको बताया हुआ है, एलर्जेंस आर वीक एंटीजन। एलर्जेंस आर वीक एंटीजन, वो जो हमारे बॉडी में आता है। तो हाइपर सेंसिटिवनेस के कारण हमारा इम्यून सिस्टम के अंदर एक पार्ट आता है एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला सेल, दैट इज कॉल्ड मास्ट सेल। ये मास्ट सेल हाइपर एक्टिव हो जाता है और वहां से निकलता है हिस्टामीन। ये हिस्टामीन क्या करता है, देखिए एक्शन कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म आप समझिए। ये हिस्टामीन वेसोडाइलेटर है, ब्लड वेसल को डायलेट करता है। और ये जब ब्लड वेसल को डायलेट करता है तो ब्लड वेसल बहुत ज्यादा डायलेट हो जाता है, वो स्ट्रेच्ड हो जाता है, वो थीनेस्ट हो जाता है। और ब्लड वेसल में आर्टरी और कैपिलरीज, और वहां से फ्लूइड बाहर निकल जाता है। ब्लड का फ्लूइड निकल के टिश्यू के बीच में चला जाता है। इसके कारण जगह जगह पे टिश्यू के बीच में फ्लूइड भरने के कारण स्वेलिंग होती है, रैसेस पड़ जाते हैं। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लूइड निकल गया तो ब्लड का प्रेशर क्या हो गया, डाउन हो गया। एक तो ब्लड वेसल डायलेट होने से ब्लड का प्रेशर कम हो गया, ठीक है, और ब्लड की जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है वो भी कम हो गया, उसके कारण भी ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो कहता है इसके कारण अचानक ब्लड प्रेशर कम होने के कारण कभी कभी आदमी की डेथ भी हो जाती है। बट रियल में यही होता है मैकेनिज्म, यानी कि जो भी एलर्जिक रिएक्शन है उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होता है, मास्ट सेल। और मास्ट सेल के हाइपर एक्टिव होने के कारण वहां से क्या निकलता है, हिस्टामीन। और हिस्टामीन के कारण क्या होता है, वेसोडाइलेशन। और वेसोडाइलेशन के कारण क्या होता है कि ब्लड का जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा, मतलब जरूरत से ज्यादा टिश्यू के बीच में चला जाता है, इंटर सेलुलर स्पेस में चला जाता है। उसके कारण रैसेस होते हैं, स्वेलिंग होते हैं। और चूंकि ब्लड वेसल डायलेट भी होता है और ब्लड का फ्लूइड बाहर भी निकलता है, इसलिए ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। ये मैकेनिज्म है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। दूसरा ये है, ये तो हो गया एलर्जिक रिएक्शन का मैकेनिज्म कि एलर्जिक रिएक्शन ऐसे ऐसे होता है। और इस एलर्जिक रिएक्शन को हम थोड़ा सा देख भी ले, आपको अच्छे से कंसेप्ट आ गया मास्ट सेल का। मास्ट सेल इज ओवल इन शेप, ठीक है, बेसोफिलिक ग्रेनुअल्स की तरह होते हैं, बेसोफिलिक सेल होते हैं। और आप जानते हैं बेसोफिलिक सेल आपके ब्लड में भी होता है, ठीक है। बेसोफिल जिसका न्यूक्लियस एसेप्ट होता है, जो एलर्जिक रिएक्शन को ही कंट्रोल करता है। तो देखिए अगला देखिए, तो अब इसको मैं पहले देख लूं, ठीक है। कहता है डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। ये डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम में मैं बात कर सकता हूं कि पहला जो टाइप है, ए टाइप, यानी ए, ये जो टाइप है इसमें क्या है, एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी को ही हम लोग बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। कहता है हाइपर सेंसिटिवनेस, हाइपर सेंसिटिवनेस ऑफ ए पर्सन टू सम फॉरेन सब्सटेंस कॉल्ड एलर्जन, ठीक है, कॉल्ड एलर्जन। और एलर्जन एक्चुअली में है क्या, ये वीक एंटीजन है। ये क्या है, वीक एंटीजन। अब मैं बता दूं, इसके आने के बाद आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी बनता है, जो एंटीबॉडी एक्टिवेट होता है इसके आने के बाद, वो होता है एंटीबॉडी ई। एंटीबॉडी ई जो परसेंटेज में तो ज्यादा नहीं होता, 1% ही होता है। याद रखिएगा, एंटीबॉडी डी और एंटीबॉडी परसेंटेज में सबसे कम होता है, 1%, ओके। बट एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल यही करता है, वीक एंटीजन के खिलाफ यही काम करता है, ओके। तो कहता है सिम्टम, इसका सिम्टम क्या होता है, हाइपर सेंसिटिवनेस का या एलर्जिक रिएक्शन का।
कहता है एलर्जिक रिएक्शन लाइक स्नीजिंग, छींकना, ठीक है, वाटरी आई या रनिंग आई, रनिंग नोज, ठीक है, और डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग। और मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है तो उसके लिए एक टर्म है, ठीक है, एस्फाइक्सिया, एस्फाइक्सिया, क्या बोलते हैं उसको, एस्फाइक्सिया। क्लियर है पॉइंट? अब आइए ट्रीटमेंट, कहता है ट्रीटमेंट में क्या देते हैं। तो एक बात बताइए, ये हुआ क्यों एलर्जिक रिएक्शन? क्योंकि मास्ट सेल हाइपर एक्टिव हो गया। मास्ट सेल हाइपर एक्टिव हो गया तो क्या निकला वहां से? सबसे ज्यादा हिस्टामिन निकला। ऐसे सेरोटोनिन की भी मात्रा निकलती है बट उतना ज्यादा नहीं, हिस्टामिन निकला। और हिस्टामिन क्या किया? वेसोडाइलेशन किया। वेसोडाइलेशन हुआ तो क्या हुआ? वहां से टिश्यू फ्लूइड बाहर आ गए ब्लड सेल से, टिश्यू के बीच में जम गए इंटरसेलुलर स्पेस में, उसके कारण रैशेस पड़ गए, स्वेलिंग हो गई, ब्लड प्रेशर कम गया, ये सारे मतलब बॉडी में हरकतें होने लगी। तो कहते हैं आप सब हिस्टामिन के कारण ही हुआ ना, तो आप वहां पे एंटी हिस्टामिन ड्रग डालिए, ठीक है। एंटी हिस्टामिन ड्रग डालने का मतलब ही रास्ता एकमात्र ट्रीटमेंट है। कहता है उसके साथ साथ एड्रेलिन भी दीजिए, क्योंकि एड्रेलिन ही इमरजेंसी के टाइम में आपके बॉडी को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, रेस्पिरेटरी रेट को मेंटेन करता है। एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम, और यानी कि एड्रेलिन, स्टेरॉइड, ठीक है, और एंटी हिस्टामिन, एड्रेलिन, स्टेरॉइड और क्या बोलिएगा, एड्रेलिन, स्टेरॉइड और एंटी हिस्टामिन ड्रग, यही आप देके क्या कर सकते हैं, मतलब पूरा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? एलर्जिक रिएक्शन से मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो चलिए अब आइए, कहता हूं रिड्यूस करें। अब कहता है ये हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिन के कारण मेन 4 तरह की बीमारी होती है। पहला हे फीवर, पहला क्या है? हे फीवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आया हुआ है, हे फीवर। कहता है हे फीवर में क्या होता है, ठीक है, कहता है सबसे पहले हे फीवर में सोलिंग, ये मतलब स्वेलिंग होता है, यानी कि इन्फ्लामेशन होती है, स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग, रेडेंट, रनिंग आई नोज, रनिंग, ठीक है, आई नोज, ठीक है। उसके बाद रनिंग आई नोज, ड्रग कॉल्ड एंटी हिस्टामिन्स आर ऑफ मेजर इंपॉर्टेंट यूज्ड इन ट्रीटमेंट। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, बट इसका कहता है हे फीवर में क्या बोलिएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, रेसेस पड़ जाएगा, जो एकदम स्टार्टिंग बताया, ठीक है, रनिंग आइज, रनिंग नोज, रेडनेस, स्पॉट, तो कहते हैं इसको बोलते हैं हे फीवर। और हे फीवर, ठीक है, का जो रीजन है वो मेनली है पॉलन ग्रेन्स, मेनली है ग्रासेस के ऊपर जो क्यूटिकल जो केमिकल पाए जाते हैं वो, और प्लस सबसे बड़ा जो मतलब वीड है इंडिया का, वो क्या है वहां, वो है, ठीक है, पार्थेनियम। पार्थेनियम को हम लोग बोलते हैं कैरोट ग्रास, कैरोट ग्रास, कैरोट ग्रास, या इसको हम लोग बोलते हैं कांग्रेस ग्रास। क्या बोलते हैं? कांग्रेस ग्रास, ठीक है। फास्टेस्ट स्प्रेडिंग वीट, जो अमेरिका से गेहूं के साथ में गिफ्ट में आ गया था और ये भारत में पूरी तरफ फैल गया, ठीक है। ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये फास्टेस्ट वीड है। फास्टेस्ट एक्वेटिक वीड अगर पूछेगा तो बोलिएगा वाटर हाइकिंथ इकॉर्नियम, ठीक है। और अगर पूछेगा आपको, ठीक है, टेरेस्ट्रियल वीड, तो आप बोलिएगा कांग्रेस ग्रास, ठीक है, बर्बादी तय है, ठीक है, कैरोट ग्रास, ठीक है। चलिए अब आप, मैंने बोला बर्बादी तय है तो आप कुछ अलग मत सोच लीजिएगा, ठीक है, मतलब किसी पार्टी उटी का नाम नहीं सोचिएगा, कांग्रेस का मतलब ऐसे भी संगठन होता है, ठीक है। चलिए, तो हे फीवर का मतलब समझ गए। अब आइए, कहता है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है सो देखिए, अस्थमा में क्या होता है इधर देखिए, जैसे मान लीजिए ये ट्रेकिया है, ये ब्रोंकस है, ठीक है, ये ब्रोंकस है, और ये सपोज, ठीक है, ये यहां से क्या है ब्रोंक्यूल्स है, यहां से क्या है ब्रोंक्यूल्स है। ये जो ब्रोंक्यूल्स है,
ये हमारा मान लीजिए ब्रोंक्यूल्स है। तो कहता है कि इसके चारों तरफ ये जो ट्रेकिया है, ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, ये सब के अगल बगल में ये सब क्या है हमारा, इसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ध्यान दीजिएगा, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो कहते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो सेल है, इसके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट यानी रिस्पायरेटरी जो मतलब जो भी ट्यूब्स हैं, चाहे वो लार्ज डायमीटर वाले ट्रेकिया हो, चाहे ब्रोंकस हो, चाहे ब्रोंक्यूल्स हो, उस सब के चारों तरफ जो टिश्यू होते हैं उनमें स्वेलिंग होती है एलर्जिक रिएक्शन के कारण। खास करके किसमें, ठीक है, पहला तो आपको हे फीवर बताया, दूसरा हम अस्थमा बता रहे हैं। तो कहता है अस्थमा में इसके चारों तरफ के जो टिश्यू होते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के चारों तरफ टिश्यू, उनमें स्वेलिंग आती है। और स्वेलिंग जब आती है तो बताइए वो प्रेशर किस पे लगाएंगे, इसी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट वाले ट्यूब पे लगाएंगे, रिस्पायरेटरी ट्यूब्स पे लगाएंगे, ट्रेकिया पे लगाएंगे, ब्रोंकस पे लगाएंगे, ब्रोंक्यूल्स पे लगाएंगे। तो बताइए उसका डायमीटर क्या होगा, घटेगा। और डायमीटर घटेगा तो बताइए गैस के आने जाने का रास्ता क्या होगा, ब्लॉक होगा, और उसके कारण कंटिन्यूअस खांसी आएगी, दैट इज कॉल्ड अस्थमा। और अस्थमा में ऐसे भी ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग आती है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, स्वेलिंग आती है, ठीक है, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है उसमें स्वेलिंग आती है, ठीक है। तो कहता है मतलब अस्थमा जो है, अस्थमा में यानी ब्रोंक्यूल्स में क्या आती है, स्वेलिंग आती है। तो इसके लिए मतलब ट्रिक है दिमाग में, अस्थमा यानी कहता है अस्थमा में इतनी खांसी होती है, कहता है भगवान से बस करो, भगवान बस करो, बस करो। यहाँ पे बस करो मतलब, ठीक है, यानी कि बस करो और जयपुर जाओ या दिल्ली जाओ या पंजाब जाओ। बस का मतलब BAS, B से ब्रोंक्यूल्स, A से अस्थमा, S से स्वेलिंग, यानी कि अस्थमा में ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग होती है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में प्रेशर पड़ता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, दबाव पड़ता है, क्लियर। तो आइए, यानी कि अस्थमा में क्या बोलेंगे, देखिए, सडन स्पाज्म ऑफ टिश्यू सराउंड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, इनमें सडन स्पाज्म ऑफ टिश्यू सराउंड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, RT लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, स्किन रेड हो जाता है, ठीक है, ये उसमें ये सॉरी, ये स्किन रेड तो दूसरे में बताएंगे। अस्थमा में सडन स्पाज्म ऑफ टिश्यू, ठीक है, सडन स्पाज्म ऑफ टिश्यू, ठीक है, अराउंड क्या बोलिएगा, अराउंड, एक मिनट कोई क्लियर आ गया, ठीक है, सडन स्पाज्म ऑफ टिश्यू अराउंड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जिसके कारण रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पे यानी कि ट्यूब्यूल्स पे दबाव होती है और उसके कारण क्या होता है, आपका अस्थमा होता है। चलिए अब आइए, कहता है एक्जिमा, एक्जिमा स्किन डिजीज सुने होंगे, ठीक है, जैसे मान ले कि यहाँ पे अचानक से रेड हो जाएगा और छोटे छोटे ब्लिस्टर्स निकल जाएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं अस्थमा, ये सॉरी एक्जिमा। हालांकि ये फंगल स्पोर वगैरह आ जाते हैं उसके कारण होती है, ठीक है, एक्जिमा। और एक है आपको एनाफाइलैक्टिक शॉक, क्या है, एनाफाइलैक्टिक शॉक। ये जो एनाफाइलैक्टिक शॉक है, ठीक है, ये जो एनाफाइलैक्टिक शॉक है, कहता है एनाफाइलैक्टिक शॉक, इसमें क्या होता है, इसमें सारे टिश्यू यानी कि बॉडी के सारे टिश्यू, सारे ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, लगभग सारे ब्लड वेसल्स में, ठीक है, क्या होती है, मतलब डायलेशन होती है। मतलब इसमें ये जान जाइए कि जो मास सेल होता है पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, और डिस्ट्रॉय मास सेल से पूरा फूट के भर के क्या निकलते हैं, हिस्टामिन। और हिस्टामिन वो क्या करता है, पूरे ब्लड वेसल में, बॉडी जितने ब्लड वेसल सब में क्या करता है, डायलेशन करता है। फिर वही बात, टिश्यू बाहर निकलता है, डायलेशन होती है, टिश्यू बाहर निकलती है, ठीक है, मतलब टिश्यू कहते हैं वो फ्लूइड बाहर निकलती है, और ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाता है, आदमी की मौत तक हो जाती है 2-4 मिनट के अंदर में। और कहता है वो कहां पे जम जाती है, इंटरसेलुलर स्पेस में, यानी टिश्यू के अंदर, ठीक है, और उसके कारण क्या होती है, स्वेलिंग होती है, ठीक है, रैसेस पड़ जाते हैं, ठीक है, बॉडी रेड हो जाती है, सारे ये रिएक्शंस जो भी एलर्जी सब इकट्ठे आ जाते हैं, ठीक है, और आदमी की डेथ तक हो जाती है, ठीक है। उसी के बारे में आप देखिए, कहता है कि एनाफाइलैक्टिक शॉक्स, ठीक है, इन्वॉल्विंग ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी, इसमें सारे टिश्यू को इन्वॉल्व होता है विदिन, ठीक है, few minutes after injection of an antigen like penicillin, ठीक है, reaction is very serious, ठीक है, reaction is very serious। कहता है हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम
रप्चर्ड मास सेल, ठीक है। और कहता है क्या करता है, डायलेशन ऑफ ऑल आर्टरीज, जो हमने आपको बताया है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है, passes from blood to tissue, ठीक है, drastically fall in blood pressure, unconsciousness may die। क्लियर है पॉइंट, ये पहले आपको बता चुके हैं, इसका मतलब मैकेनिज्म क्या है, बोलिए क्लियर है। ये टोटल आपका क्या था, ये था एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। तो एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल कौन करेगा, एलर्जिक रिएक्शन को स्टार्ट अगर पूरी तरह पूरे जोश में करता है हिस्टामिन, तो ड्रग हम क्या देंगे, एंटी हिस्टामिन ड्रग। उसके साथ क्या देंगे, एड्रेलिन, आपके बॉडी को काबू में रखने के लिए, क्योंकि इमरजेंसी में ये सब काम होता है। एलर्जिक रिएक्शन बहुत इमरजेंसी, मतलब अभी कुछ नहीं था, कुछ चीज आया और एलर्जी थोड़ा सा आपने नोट दिया, पूरा बॉडी स्वेलिंग हो गई, पूरा का पूरा सब कुछ, स्किन वगैरह सारा कुछ हो गया, इचिंग वगैरह शुरू हो गया, इसको बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन। तो अचानक से होता है, इसलिए उस टाइम इमरजेंसी हार्मोन के रूप में एड्रेलिन दी जाती है। आपको पता है कि एड्रेलिन और नॉर एड्रेलिन ये जो होता है, इनको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। इसको बोलते हैं 3F हार्मोन, फ्लाइट, फाइट एंड फियर हार्मोन। ओके, यानी कि इमरजेंसी के पीरियड में स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस के मौके पे ये आपके बॉडी को काबू में रखता है, कौन, एड्रेलिन। और स्टेरॉइड देते हैं एनर्जी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका बहुत डाउन हो गया, तो ब्लड का सप्लाई सेल में जा नहीं रहा है, मेटाबॉलिज्म रुक गया है, तो उससे एनर्जी मिलेगी इंस्टेंट। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब आइए ऑटो इम्यून डिजीज पे। कहता ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, मैंने आपको पहले उस लास्ट वीडियो में के लास्ट लाइन में बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि मतलब हम ही लोग अपने लोग को ही नहीं पहचान पाते। मान लीजिए कि कहीं पे मतलब कोई शो है, ठीक है, और वहां पे मतलब एक्स्ट्रा लोग आ गए बिना टिकट वाले। खैर अब तो कोरोना है तो उसमें तो आने की संभावना है, लेकिन मान लो एक्स्ट्रा लोग आ गए, अभी भी दिक्कत एक होगी, मुंह छुपा छुपा के आ गए, ठीक है। और कोई मुंह छुपा छुपा के आ गया, उसमें आदमी पता चला अरे यार जिसके पास टिकट नहीं था वो भी आ गया। अब गेट कीपर क्या हुआ, बहुत कॉन्शियस हो गया, ठीक है, उसी में एक आध को लपड़ थप्पड़ दे दिया। उसी में क्या हुआ कि आ रहा था उसका अपना भाई, ठीक है, उसको भी थप्पड़ ऊपर मार दिया, क्योंकि पहचाना नहीं। तो इम्यून सिस्टम भी जब पहचानने में फेल हो जाए कि कौन अपना एंटीजन है बॉडी का और कौन पराया एंटीजन है, कौन फॉरेन से आया है और कौन सेल्फ सेल का एंटीजन है, कौन अपने बॉडी के सेल का एंटीजन है, उसको पहचानने में अगर फेल हो जाए कौन, ठीक है, अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम, ठीक है, तो जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, या ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑटो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून डिजीज इन द बॉडीज इम्यून सिस्टम फेल टू रिकॉग्नाइज सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ, यानी नॉन सेल्फ फॉरेन वाला और सेल्फ अपना वाला, उसको पहचानने में, रिकॉग्निशन में ये क्या, और जबकि ये इसकी इम्यूनिटी की सबसे बड़ी पहचान अगर कोई पूछेगा ना तो आप यही कहिएगा, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ। लेकिन वही अगर उसी में अगर फेल हो जाए तो डिजीज तो होना ही है, ठीक है। कहता है स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग वन सेल, अपने ही सेल को क्या करना शुरू कर देता है, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ऐसा अगर कंडीशन हो, जैसे अच्छा वो जो अपना एंटीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटो एंटीजन या सेल्फ एंटीजन, सेल्फ एंटीजन, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटो एंटीजन। ये सेल्फ एंटीजन या ऑटो एंटीजन जो है, ठीक है, कहता है ये इसके खिलाफ, यानी कि है अपना एंटीजन बट उसको अपना इम्यून सिस्टम क्या मान लेता है, बाहर का है, यानी पहचानने में दिक्कत होती है, फेल हो जाता है पहचान सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन जो सिस्टम है इम्यून सिस्टम के द्वारा सेल्फ और नॉन सेल्फ को, तो उसके बाद क्या होता है, इसी के खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है। इसके खिलाफ जब एंटीबॉडी बनाता है, डिजीज बाय फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। कहता है अगर आरबीसी के खिलाफ, आरबीसी के ऊपर जो सरफेस ये एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी, ठीक है, एंटीजन ए बी दोनों होते हैं किसी किसी में, कहता है उसके खिलाफ अगर, ठीक है, उसके खिलाफ अगर एंटीबॉडी बने तो उसको बोलते हैं क्रोनिक एनीमिया, ठीक है, यानी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है उसी के खिलाफ अपना बॉडी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना दे, लिम्फोसाइट, तो क्या होगा, क्रोनिक एनीमिया। अगर मसल सेल्स के ऊपर हो, ठीक है, मसल सेल्स के ऊपर एंटीजन के, मसल सेल के ऊपर जो एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दे तो माइस्थेनिया ग्रेविस। लीवर सेल के जो ऊपर होगा एंटीजन उसके खिलाफ अगर एंटीबॉडी बने तो क्रोनिक हेपेटाइटिस। बी सेल यानी खुद बी सेल जो है, ठीक है, यानी कि बी, ये बी सेल वो वाला बी लिम्फोसाइट नहीं है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, बी सेल ऑफ, ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहंस, आइलेट ऑफ
लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, बी सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसके खिलाफ अगर बी सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इसके खिलाफ अगर बना दे, ठीक है, कहता है कि इसके ऊपर जो एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दे तो क्या होगा, इंसुलिन का प्रोडक्ट, अरे बी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या नहीं निकलेगा, इंसुलिन नहीं निकलेगा तो क्या होगा, डायबिटीज, ठीक है, इंसुलिन नहीं निकलेगा तो क्या होगा, डायबिटीज इंस्पाइटिस, उसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ठीक है, मेनिटियस, IDDM पूरी नाम लिख दीजिएगा, हमने लिख दिया इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ठीक है, बोन सेल रिमेटॉइड आर्थराइटिस, थायराइड ग्लैंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसको हाशिमोटो डिजीज बोलते हैं, एडनल कॉर्टेक्स एडिसन्स डिजीज, ठीक है, एडनल कॉर्टेक्स के खिलाफ अगर बन जाएगा तो एडनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, कम निकलेगा, क्या कम निकलेगा, एड्रेनलिन कहते हैं एल्डोस्टेरोन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एडिसन्स डिजीज होगा उसकी कमी के कारण, और कहता है गॉल ब्लैडर अल्सरेबल कॉलिलाइटिस, ठीक है, यानी कि उसमें अल्सर हो जाएगा गॉल ब्लैडर में, क्लियर है। तो ये सब पूरा लिस्ट है ऑटो इम्यून डिजीज, और इससे रिलेटेड एक आपको ट्रिकी वीडियो भी है यूट्यूब पे, उसमें लिखा हुआ है कि ऑटो इम्यून डिजीज को, सारे ऑटो इम्यून डिजीज को मात्र 5 से 6 मिनट में याद करें, आपको वो वीडियो भी देखना है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा बैक्टीरियल डिजीज, यानी कम्युनिकेबल डिजीज होगा, उसमें पहले पढ़ाऊंगा बैक्टीरियल डिजीज, उसका वीडियो होगा, फिर पढ़ाऊंगा वायरल डिजीज, फिर पढ़ाऊंगा प्रोटोजोन डिजीज, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज का एक कंप्लीट वीडियो, वायरल डिजीज का 2 वीडियो हो सकता है, ठीक है, तो हम लोग करेंगे, देखेंगे, फिर प्रोटोजोन डिजीज, फिर हेल्मिन डिजीज, फिर फंगल डिजीज, ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एड्स, फिर पढ़ेंगे कैंसर, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स वगैरह। ओके, तो अच्छे कंटेंट वाले वीडियो को देखते रहिए, ट्रिक्स के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।